मुख्यमंत्री हैं या कोई प्रधानमंत्री है, देश का राजा है या देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके मुख से ये बात अच्छी नहीं लगती है कि हम आप सबों को 5-5 किलो अनाज दे रहे हैं, आपको 5 साल के लिए अनाज देंगे खाने के लिए 5 किलो, क्या 5 किलो में उनके पेट भर जाएंगे? ये होना चाहिए, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से ये निकलना चाहिए कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम ये ट्राई करेंगे कि तीसरा वर्ष आते आते किसी भी व्यक्ति को इस 5 किलो अनाज पे निर्भर नहीं होना चाहिए। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि सेल्फ की कमाई, कोई न कोई रोजगार करके अपने पेट को भरें और इस 5 किलो पे नहीं। हाँ, आम पब्लिक को इस लायक बना दीजिए कि वो 5-10 केजी अनाज खुद से वो अर्जन कर ले। नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस सुपौल। इस वक्त मैं सुपौल लोकसभा क्षेत्र के कुर्ती पट्टी में मौजूद हूं और आज हमारे साथ सुपौल लोकसभा प्रत्याशी, एक ऐसे प्रत्याशी जो फौज से रिटायर हैं, और आइए हम सीधे मिलाते हैं आपको। सर स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर पहला सवाल सर ये रहेगा कि आप फौज से रिटायर हैं, क्यों मन में आया कि लोकसभा चुनाव लड़ा जाए? बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात कि राजनीति को इस तरह से पहुंचा दिया है, राजनीति का स्तर को इस तरह से पहुंचा दिया है कि दुनिया में सब ये जानता है कि राजनीति गंदे लोगों के लिए है, क्योंकि सब गंदगियाँ फैल गई है राजनीति में। लेकिन बस वास्तविकता ये है कि राजनीति में अच्छे व्यक्तित्व और ईमानदार व्यक्ति जब तक प्रवेश नहीं करेंगे तब तक राजनीति की साफ सुथरा कोई गंदगी सफाई नहीं होगी। इस रीजन से हम लोगों ने लगभग हम लोगों का ये जो पूरे 543 सीटों पे जो है फौज जो है, रिटायर्ड फौजी अपना एक बैनर के तले वीरों के वीर इंडियन पार्टी की तरफ से जो है हम लोग खड़े हैं। एक सवाल मेरा रहेगा कि आपको क्या लगता है सर कि सिर्फ फौज से रिटायर हैं इसलिए आप पे लोग विश्वास करें कि ये ऑनेस्ट है, ईमानदार हैं? क्या जनता जो है, आम पब्लिक जो है, वो आम आदमी पे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो आम आदमी हैं, किसी सिविल सर्विसेज से या फौज से नहीं है, क्या उन पे जनता विश्वास नहीं कर सकती है? हालांकि हम भी जानते हैं कि आम लोगों को फौज के ऊपर बहुत विश्वास होता है, क्योंकि फौज जो भी होते हैं वो देश का सेवा करते करते ऑलरेडी उनके अंदर जो है देश के प्रति सेवा भाव, ईमानदारी आ जाता है। लेकिन फिर भी जनता आप पर ही क्यों विश्वास करती है? बहुत अच्छी बात। सबसे बड़ी बात बताऊंगा, 17 साल 3 महीना मैंने फौज में, एयरफोर्स में भर्ती हो गया था और लगभग 23 साल मैंने वायुसेना में नौकरी किया। तो मेरे खून में मेरा जो परवरिश है, उस परवरिश में अपने इस एनवायरनमेंट से ज़्यादा फौज का एनवायरनमेंट है। उस ब्लड में एक ब्लड के हर कतरा में फौज का खून बह रही है और वो हम अपने मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। हमें ये नहीं पता रहता है कि कौन सा जगह कौन सा हमारे लिए कष्टदायक है और सुखदायक। हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज़ रहता है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करना, जिस सूरत पे हो। तो हमारे अंदर वो भरा हुआ है, उसी चीज़ को लेके हमें ये लग रहा है कि कम से कम हम लोग के जैसे लोगों को इसमें उतरना चाहिए और पब्लिक के पास, आम आदमी के पास जाके और अपनी उपस्थिति दर्ज करा के और इस बात को समझाना चाहिए। क्योंकि सभी के पास अभी 2 ही चीज़ है, पार्टी बेस्ड चुनाव हो रही है जिसमें लोगों को ये लग रहा है कि ये पार्टी, नेता को नहीं देखा जा रहा है। पब्लिक से यही हम अर्ज करेंगे कि नेता को जो व्यक्तित्व है, उसकी जो ईमानदारी है या उनकी जो योग्यता है, उस पर होना चाहिए। पहला मेरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि समाज में ये चीज़ फैलाना चाहेंगे, भाई ये राजनीति जो है सेवा है या नौकरी। यदि आप सेवा कहेंगे तो पेंशन क्यों, और नौकरी कहेंगे तो योग्यता क्यों नहीं है? हम लोगों का पहला, और इसी बात को लेकर हम समाज में जा रहे हैं और अभी भी हम जन जागरण की कर रहे हैं, इस बात की बात कर रहे हैं हम लोग कि 1 नेशन 1 पेंशन पहला चीज़। क्योंकि देश का अर्थव्यवस्था में से लगभग जो है, जो हमें देश की जो आमदनी है, उस आमदनी से 28% जो पैसे हैं राजनीतिक दल के रख रखाव और राजनीतिक मुद्दों में जा रही है। उस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने इस चीज़ का फैसला किया है कि यदि हम लोगों की पार्टी और हम लोगों के यदि सरकार आती है, जब हम लोग ट्राई कर रहे हैं, जब तक हम लोगों की सरकार जब बनेगी तो पहला चीज़ ये होगा कि 1 नेशन 1 पेंशन। यदि हम फौज में हैं और फौज से रिटायर पेंशन ले रहे हैं, यदि मैंने MP MLA कुछ भी बन गया तो सिर्फ या तो फौज का पेंशन लेंगे या तो अपने राजनीति में एक पेंशन लेंगे, एक चॉइस रहेगा। ये नहीं कि MLA बन गए तो MLA का पेंशन, MP बन गए तो उसका अलग पेंशन, मुख्यमंत्री बन गए उसका अलग पेंशन। जब आप 35 साल 45 साल जो सर्विस करता है, क्या आपके जो ब्लॉक में काम करते हैं कर्मचारी, जिला में काम करते कर्मचारी, क्या उनके पास ये सेवा नहीं है? उस सेवा को आप 45 साल तक सेवा करता है, उनको आप एक पेंशन नहीं दे रहे हैं। और अपने लिए पेंशन बनवाने के लिए एक आम
एक आधा घंटा नहीं लगता है सभा संसद भवन में, आप अपना पेंशन पेमेंट सब बढ़ा लेते हैं एक स्वर में। इस चीज़ को हम जन जागरण में सभी जगह फैलाएंगे, यही सब हमारी। देखिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फॉर्मूला है ये, वन नेशन वन पेंशन। जैसा कि सर ने कहा कि अगर आप विधायक बनते हैं, संसद बनते हैं, तो भी हर चीज़ का आपको पेंशन मिलता है। कोई पहले से आप सर्विसेज में है उसका भी पेंशन मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सर आपको क्या लगता है कि इस तरह से एक व्यक्ति जो 3-3 4-4 पेंशन उठाते हैं, इससे हमारा जो अर्थव्यवस्था है देश का या बिहार का जो महंगाई है वो इसलिए बढ़ रही है क्या? एकदम बिल्कुल यही है, महंगाई इसीलिए बढ़ रही है। अब इस सिंपल उसका दूसरा उदाहरण लीजिए, यदि हम यहाँ से एमपी बन जाते हैं और यहाँ सहरसा से हम जनसाधारण से पकड़ के हम चले गए पटना दिल्ली, जनसाधारण में 250 रुपये का टिकट लगता है, लेकिन यदि मैं एमपी बन गया तो मेरा स्टेटस हो गया और मुझे फर्स्ट क्लास का पेमेंट मिलेगा रेलवे से। ये पैसा कहाँ से जा रहा है, किसका पैसा? मेरे बाप का पैसा है क्या? पब्लिक के लिए पब्लिक का पैसा है। तो ये पब्लिक कौन है? आप बोलते हैं कि प्रजातंत्र लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के हित में, तो लोगों के द्वारा लोगों के हित में मेरे लिए, मुद्दा तो वहां जा रही है कि एक राजनेता को 22 टिकट मिलते हैं एयरक्राफ्ट का, उसने उनको जाना नहीं हो, यदि हम दूसरे को जाने के लिए भेज दें उसके लिए जाए, कुछ नहीं। मेरा ये कहना है टू द पॉइंट कि करेक्टनेस हर जगह कहीं ना कहीं आप स्टार्ट तो आप ही करते हैं। आप बोलते हैं कि हम जा रहे हैं रेलवे से, रेल में जनसाधारण से गए हैं और फर्स्ट क्लास का पैसा दो हमको, और एक कर्मचारी एलटीसी ले रहा है, वहाँ पे आप लगा रहे हैं कि भाई ये कर्मचारी को चेक करो। पहले आप चेक कीजिए, पहले आप अपने, यदि आप सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव तो निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए। देश सेवा के लिए जिस तरह से निस्वार्थ होते हैं, उनको अपनी माता का जान का परवाह नहीं रहता है, पिता का नहीं, अपने परिवार का नहीं। सीमा पे जो सैनिक है रात दिन डटे रहता है, उसको किसी चीज़ का, माँ बाप को क्या हुआ नहीं हुआ मैसेज जाता है, फिर भी वहाँ से नहीं हटते हैं। खूब गोली लग जाती है, सीमा पे गोली लगती है, फिर भी झंडा खड़े रहता है जब तक कि सांस रहता है। उसी तरह से देश सेवा यदि आपको करना है कि रियल में देश सेवा कर रहे हैं, आप देशभक्ति में जा रहे हैं, तो निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है और आम जनता को भी सोचना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। आखिर महंगाई क्यों बढ़ रहा है? भाई इलेक्शन है, बड़े बड़े नेता आते हैं, जनसभा करते हैं और कहते हैं कि हम जीतेंगे तो इस पंचवर्षीय योजना में हम 10 लाख नौकरी दे देंगे, एक करोड़ नौकरी दे देंगे। बड़े बड़े पार्टी जो है वादा करके जाते हैं, लेकिन नौकरी तो मिलती है नहीं मिलती है वो बाद की बात है। लेकिन हमारे बिहार में, देश में महंगाई दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ रहा है, इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। और कहीं ना कहीं वीवीआईपी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, वीरों के वीर इंडियन पार्टी, बहुत बड़ी बात कहे हैं। और सर आप कोसी क्षेत्र से भी बिलोंग करते हैं। पहला सवाल तो हम ये करेंगे कि आप फौज रिटायर हैं और आपको शायद पेंशन भी मिल ही रहा होगा। क्या आप अगर जीत के जाते हैं एमएलसी का चुनाव तो ये आवाज़ आप उठाएंगे वहाँ पर कि हमें एक ही पेंशन लेना है? बिल्कुल, पहला हम लोग का आवाज़, यदि हम एक अकेले भी कोई भी हमारा व्यक्ति वहाँ जाता है तो पहले सबसे इस पे डालेंगे कि वन नेशन वन पेंशन। फर्स्ट पहला चीज़, यदि हम निस्वार्थ है तो उसी भाव से हम उसको उठाएंगे, निश्चित बिल्कुल ही उठाएंगे। हम जो कहते हैं वही करते हैं। हम राजनीति का जो मतलब है उस मतलब को रियल में लाने के, वास्तविक मतलब लाना चाहते हैं। ये नहीं कि उसकी गंदगी की रोज राजनीति सोच के अपना मुंह फेर लेता है, यार राजनीति कर रही गंदी बात है। तो इस चीज़ को हम लोग को चाहते हैं कि समाज में इस चीज़ अच्छा एक संदेश जाए कि राजनीति गंदी नहीं है, राजनीति करने वाले गंदे होते हैं। राजनीति अच्छी चीज़ है जब आप समाज का बागडोर और देश का बागडोर अच्छे लोगों को नहीं देंगे, अच्छे लोगों के हाथ में नहीं देंगे तो कैसे होगा? हम यदि प्रधानमंत्री हैं या कोई प्रधानमंत्री है, देश का राजा है या देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके मुख से ये बात अच्छी नहीं लगती है कि हम आप सबों को 5-5 किलो अनाज दे रहे हैं, आपको 5 साल के लिए अनाज देंगे खाने के लिए 5 किलो। क्या 5 किलो में उनके पेट भर जाएंगे? ये होना चाहिए, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से ये निकलना चाहिए कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम ये ट्राई करेंगे कि तीसरा वर्ष आते आते किसी भी व्यक्ति को इस 5 किलो अनाज पे निर्भर नहीं होना चाहिए। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि सेल्फ की कमाई, कोई न कोई रोजगार करके अपने पेट को भरें और इस 5 किलो पे नहीं। हाँ, आम पब्लिक को इस लायक बना दीजिए कि वो 5-10 केजी अनाज खुद से वो अर्जन कर ले। दूसरा चीज, यदि हमको देना है तो शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा फ्री होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से बनाना चाहिए, सभी के लिए एक समान शिक्षा होना चाहिए। यदि वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी, सभी को एक सिविलाइजेशन करना चाहिए। उसको सिविलाइजेशन के साथ आप यदि शिक्षा देंगे, होता क्या है कि जो गरीब
तबके के लोग हैं या जो भी हैं उन सरकारी स्कूल के इसमें चले जाते हैं और प्राइवेट स्कूल को अलग मानता हुआ सरकारी को अलग, तो दोनों को समान नहीं होगा। एक प्राइवेट और सरकारी दोनों को सिविलाइजेशन किया जाएगा, एक समान किया जाएगा, उसमें ऑटोमेटिक जो है शिक्षा की व्यवस्था स्तर बढ़ेगी। और शिक्षा सबसे पहली चीज़ है। यदि जनता शिक्षित रहेगी तो अच्छे ईमानदार और व्यक्तित्व वाले को अपने आप ये चुनाव करेंगे। यदि जनता अशिक्षित रहेगी तो फिर तो वही बात है कि हम चलें, हम जो बोल रहे हैं वही करें। बिहार में तो अभी भी जो है जाति और पार्टी के नाम पे भी वोट होता है, लेकिन आपका सर मोटो जो है कुछ अलग है, चूँकि आप फौज रिटायर भी हैं। और हालांकि आपने वन नेशन और वन नेशन वन पेंशन की बात की, ये नेशनल लेवल की बात हो गई। लेकिन सवाल ये है कि आप सुपौल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, सुपौल लोकसभा क्षेत्र में धरातल पर, और दूसरी बात है कि आप कोसी क्षेत्र से भी बिलोंग करते हैं। तो कोसी क्षेत्र और सुपौल लोकसभा क्षेत्र में आप क्या सोच के चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह से विकास करना है आप? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। क्योंकि हम कोसी के हैं, कोसी के पुत्र हैं और कोसी में जन्म लिया है और कोसी में ही अभी फिर से वापस आए हैं देश सेवा करके। इस कोसी को जो है शोक नदी भी कहा जाता है, बिहार का शोक नदी है इस जगह का। और रियली त्रासदी जो यहाँ पे है वही समझ सकते हैं, जो बाहर के राजनेता आएंगे और देखेंगे, सिर्फ देख के पानी को बहा के चले जाएंगे। जब पानी में घुसेंगे और कितने घर बेघर हो जाते हैं, हर साल हजारों लाखों घर बेघर होते हैं। उसके लिए यदि हम लोगों की पार्टी आती है और हम यदि आते हैं तो ज़रूर इस कोसी नदी के लिए, इस शोक अभिशाप को हम उसके वरदान में बदलने की कोशिश करेंगे। ढेर सारा काफ़ी अच्छे अच्छे यंत्र आ गए हैं, अच्छे अच्छे टेक्निकल सामान आ गए हैं कि इस कोसी नदी को भी हम बस में करके, कोसी नदी को अच्छे से मढ़ाई करके, अच्छे से उसकी खुनाई करके, खुदाई करके, और उसको हम, अच्छी बात है कि हमारा ये कोसी नदी गंगा जी में जाके मिलते हैं और उसको चैनल बना के अच्छी सी हम ट्रांसपोर्टेशन के काम कर सकते हैं। अच्छा सा मछली पालन का केंद्र लगवा सकते हैं, जो मछली केंद्र का पालन का केंद्र और अभी जो बन रहा है, पेपर पे बन रहा है, और कुछ दिन के लिए बना के और फिर उसका पैसा उपयोग करके सब्सिडी देके खाते हैं और लेके देके ख़त्म करते हैं। इस सब पे ध्यान रखेंगे, सेंट्रलाइज होगा वो चीज़ और उसको रियल काम किया जाएगा हर जगह। क्यों नहीं होगा? पनबिजली, इतनी अच्छी पनबिजली योजना बनेंगे इनसे। ट्रांसपोर्टेशन, सबसे बड़ी तो ट्रांसपोर्टेशन की बात है। अब आप देखते होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन जो जल के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जलवायु बहुत ही सस्ता पड़ता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन और कोसी नदी जो है मछली के लिए बहुत बड़ा गढ़ है। उस पर कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है और सोचने वाली बात है। और इन सब चीज़ों को, इन मुद्दा को जो है बड़े बड़े नेता नहीं समझ पाते। हालांकि कोसी क्षेत्र के लोग जो है हर साल कोसी से जो है त्रस्त होते हैं, परेशान होते हैं। हर साल जो है कोसी क्षेत्र के रोड, सड़क, पुल, पुलिया टूट के दह जाते हैं, घर दह जाते हैं। लोगों का सवाल लगातार यही रहता है कि हम लोगों को अस्थाई निजात चाहिए कोसी से। लेकिन इलेक्शन आता है, विधानसभा चुनाव आता है, लोकसभा चुनाव आता है, कोई भी नेता इस मुद्दा पर बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। आपको क्या लगता है सर कि आपकी बात जो है कोसी क्षेत्र के जनता जो है वो सुनेगी? सुननी चाहिए, यदि सुनेगी तभी तो कुछ कल्याण होगा कोसी क्षेत्र का। इसीलिए आज तक जो है ये तो मुद्दा लेकर लोग नहीं आते हैं, क्योंकि इस कोसी क्षेत्र का रियलिटी ये है कि जो रियल कोसी है, जो आपके पूर्वी तटबंध और पश्चिमी तटबंध है, उस तटबंध के अंदर से कोई भी पुत्र जो है, उसके कोसी पुत्र राजनीति में उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। और कोई आज तक ने विधानसभा का ने विधायक बने हैं, ने एमएलए बने हैं, एमपी बने हैं, ने एमएलसी बने हैं। उस क्षेत्र को नदारद किया गया है। वो बाहर से आते हैं नेता, उनको क्या पता, वो जीतने के, वो 5 दिन जो चुनाव होता है उस माहौल में जाएंगे, पैदल घूमेंगे, और सबको पैदल तो उसको घूमना ही घूमना है वोट मांगने के लिए। गाड़ी पर चढ़ के जाएंगे तो फिर तो हर जगह रुकना पड़ेगा, बस उतना। उसके अलावा तो कोई जाते ही नहीं, उनको क्या पता होगा कि यहाँ का प्रॉब्लम जो यहाँ से। अभी भी सर हम लोग कई बार कोसी क्षेत्र में जो है चुनाव कैंपेन किए हैं, तो वहाँ पर बहुत लोगों का कहना है कि यहाँ अभी तक कोई नेता नहीं आए हैं, कोई प्रत्याशी नहीं आए हैं। आपको क्या लगता है सर कि कोसी क्षेत्र के तमाम लोगों का दिल जीत पाएंगे आप? ट्राई तो करेंगे हम, कोशिश तो यही करेंगे। और पहली बार है ये, लोगों ने सुना भी नहीं है इस पार्टी का नाम, अभी ये सुनना शुरू हुआ है। तो देखते हैं जनता की क्या मूड होती है, समय आएगा तो बताया जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर भी, और हमारे हाथ में ये बैलेट पेपर है, और आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो चुनाव चिन्ह है डायमंड, हीरा छाप है, जो कि 7वां नंबर पर है। जी हाँ, टोटल 15 प्रत्याशी, 15 ही है, 15 प्रत्याशी है टोटल सुपौल लोकसभा में, जिसमें कि 7वां नंबर पे राजकुमार यादव जी का हीरा छाप है।
चुनाव बहुत ही कम समय बचा है। 7 मई को जो है सुपौल में चुनाव होना है, मात्र 2 दिन बचा है। 2 दिन के बाद चुनाव होना है। आप भी सर लगातार क्षेत्र में घूम रहे होंगे, आम जनता का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? आम जनता का यही कहना है कि बहुत अच्छा पार्टी है, और एक कोई तो आए हैं जो इस तरह से बात करते हैं, और हम इस बात को देखते हैं क्योंकि कोई नया बात होना चाहिए। हम ये नहीं चाहेंगे कि फलना दूसरे जो राजनेता थे वो क्या किए क्या नहीं किए, वो जो किए हमें क्या करना है उस बात करेंगे, उसकी बात करते हैं हम। पॉजिटिव राजनीति होना चाहिए, पॉजिटिव बात होना चाहिए। जो किया, जो उनके सोच में था, जो उसके मन में था वो किया, जो कर पाया, जो नहीं कर पाया है, जो होने लग चाहिए वो हम बात करते हैं जनता को, और जनता को समझाते हैं। अच्छा रिस्पॉन्स है कि अच्छी बात है, लीजिए हम लोग आप लोग के साथ हैं, सहयोग तो आ रही है, अब देखते हैं आगे जो होती है। जी बिल्कुल। तो चलिए, आप देख रहे थे न्यूज़ एक्सप्रेस सुपौल। हमारा प्रयास कैसा लगा, और आप वीवीआईपी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार यादव जी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसे ऐसे प्रत्याशी को जो है जीत कर लोकसभा में जाना चाहिए? तमाम प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से रखिए। देखते रहिए एक्सप्रेस सुपौल। धन्यवाद।